हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और आपका जबरदस्त स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज YouTube चैनल में। और आज की जो क्लास है गोस थ्योरम की जो क्लास हम पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट पार्ट। टोटल ओवरऑल क्लास है 15 और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चंस। कल हमने पढ़ा था कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, चालक और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताने वाला हूं। साथ ही साथ में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास भी बड़ी ही शानदार और धांसू होने वाली है, तो आपको बड़े फोकस के साथ में क्लास अटेंड करना है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहने हैं। और फिर भी यदि कोई डाउट आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज की क्लास की बात करते हैं, तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज आपके लिए, जो प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको बकायदा अपने नोट्स में लिख लेना और साथ ही साथ में प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस यानी त्रिज्या का चालक गोला है, ठीक है। एक स्पेयर है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। रेडियस दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दे रखा है, चालक गोले पर एक माइक्रो कूलम आवेश उपस्थित है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चालक गोला, एक हमारे पास एक कंडक्टिंग स्पेयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसके पास चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। कहां पर हमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गोले के केंद्र पर मतलब सेंटर पर, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर एट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। मतलब सेंटर पर निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन में लेता हूं एट सेंटर, और सेंटर के लिए r इक्वल हो जाता है 0, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम बनाकर, ताकि न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आ जाए। इसलिए डायग्राम बना दीजिए करें ताकि फटाफट सॉल्यूशन आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते और यही वजह है कि वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि कौन सा फॉर्मूला काम में आने वाला है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिख लेना है, जो जो हमें दिया हुआ है वो सब लिख लेना है। डायग्राम बनता है तो बना लेना है। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातों को नोटिस करना है, बस बाकी सॉल्यूशन खुद हो जाता है, ठीक है। जैसे ये कंडक्टिंग स्पेयर है, चालक गोले, मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। चालक गोले के बारे में खास बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। इसकी रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मतलब इस सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा, सरफेस पर होगा, पृष्ठ पर होगा, क्योंकि इस सरफेस मैंने कल ही आपको बताया था मैक्सिमम होता है, अधिकतम वैल्यू होती है ई पृष्ठ की। ई पृष्ठ की वैल्यू क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये जो r इक्वल टू 0 सेंटर है, सेंटर तो यही रह गया, मतलब पृष्ठ के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो इसका मतलब ई सेंटर इक्वल हो जाएगा 0। देखो मैंने कहा था ना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, गिवन डेटा लिखिए, डायग्राम है तो डायग्राम बनाइए, बस बाकी खुद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आधे से ज्यादा आंसर यही छिपा होता है, बस आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं सेकंड में। एक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बात करते हैं 5 सेंटीमीटर की। r इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर डायग्राम को देखिए, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर कहीं यहाँ बीच में से ही आएगा। भाई यहां से स्टार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, तो अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि पूरी त्रिज्या, पूरी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो अंदर ही रह जाएगा, इसका मतलब जो पॉइंट आने वाला है 5 सेंटीमीटर का, वो स्पेयर के अंदर आने वाला है, गोले के अंदर आने वाला है। और गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0।
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0। फटाफट आ गया ना, देखो आंसर, 2 आंसर बन गए हमारे। थर्ड आंसर, ये डायग्राम इसलिए बनाए क्योंकि आप 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर देखकर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लेते, Q/4πε0 स्मॉल आर। कैपिटल आर की बात करते तो कैपिटल आर लगा देते, और जैसे स्मॉल आर लगाते कुछ वैल्यू निकलती, बट कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। और इन सब के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यदि आपने प्रीवियस क्लासेस मिस किए, ज्वाइन नहीं किए, तो पहले उन क्लासेस को ज्वाइन करिए, ठीक है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आगे मेरी बात समझ में। बात करते हैं 10 सेंटीमीटर की। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितने पे चाहिए, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर सरफेस पर, और सरफेस के लिए फॉर्मूला में यहाँ पे आ जाता है कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो Q चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁶, 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, तो ये मैंने लिख दिया 9। बात करते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर यानी 10 सेंटीमीटर, 10 की जगह 10 लिखिए। फॉर्मूले में यहाँ r² रहता है, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने फॉर्मूला, ठीक है, r² रहता है। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ पे लगा दीजिए स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, देखो 10⁻⁻6 की बात करते हैं, 9 और 6, 9 में से 6 गए, प्लस के 3 बच गए, 10⁻3 बच गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 9। 10 का स्क्वायर होता है 100 और इसका स्क्वायर होता है 10⁻⁴। अब देखो -4 और -4 में से 10⁻2, 2 जीरो 10⁻2 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 4 में से 10 की घात 2 चली गई तो बच गया 10 की घात -2। -2 ऊपर गए तो +2, +2 3 पहले से है तो 10⁵ +5 हो गए, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो इफ इक्वल्स टू इतना होगा सेंटर के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 5 के लिए निकाल चुके, 10 के लिए निकाल चुके, 15 सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो मैं यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें 15 सेंटीमीटर पर। आगे इतना समझ में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ बाहर के साइड, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो रेडियस है, 15 सेंटीमीटर बाहर पड़ेगा पॉइंट, इसका मतलब वो आउटसाइड के लिए हमें निकालना है। और आउटसाइड की जब बात आती है तो E = फॉर्मूला होता है Q/4πε0 स्मॉल r। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, 1 × 10⁻⁶। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। बच गया स्मॉल r। स्मॉल r में कितनी डिस्टेंस है उससे देख लेना है, 15 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻2। -2 क्यों, क्योंकि मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर आ गया है स्क्वायर। E = अब आप देखिए, सॉल्व कर लीजिए, 10⁻6 × 9 × 10⁻9। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 10⁻4। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ। 10⁻9 में से 6 गए तो 10⁻3 बच गया है। आगे देखिए 9 बच गए, 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4 आ जाएगा और इधर बच जाएगा 225। सॉल्व करते हैं, 10⁻3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 9 × 10⁻4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ आसान वर्ड्स में, क्योंकि मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स जरूरी है। आप फटाफट कर पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन उन्हें समझ नहीं आती है, इसलिए मैंने इसको बेसिक से समझाया है, ठीक है। 225। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 25 से कैंसिल कर दो, नाम 225 होते हैं, और यहाँ से निकालोगे तो आप 400 होते हैं। 9 से 9 चला गया, आपके पास कितना आ गया, 4 × 1 2 3 4 5 यानी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आगे मेरी बात समझें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का अचालक गोला है जिसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, मतलब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है
10 सेंटीमीटर है, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम, उसके पास चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, मतलब रेडियस है 10 सेंटीमीटर और चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम। ये मैंने गिवन डेटा लिख लिया है। क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, केंद्र पर और 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। केंद्र पर, केंद्र से 5, 10 और 20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है, पहले कंडक्टिंग स्फीयर था, अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पहले चालक गोला था, अभी अचालक गोला है। तो बात करते हैं हमारे डायग्राम की। सबसे पहले ये अचालक गोला होता है हमारे पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसमें चार्ज यहाँ पर होता है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, मैंने एकदम बहुत अच्छे से बताया था यहाँ क्यों होता है, तो आपको याद आ गया होगा। नहीं याद है तो पहले प्रीवियस क्लास ढंग से ज्वाइन करिए, ठीक है, तभी जाके आप अपना सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल पाएंगे आपको, अदरवाइज आप हमेशा अटकेंगे, ठीक है। ये इसकी रेडियस है और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बात करते हैं सेंटर पर। मैंने आपको कल भी बोला था कि कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, चालक या अचालक, कुछ भी हो, लेकिन सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, समझ गए। बात करते हैं 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर यानी इनसाइड द स्फीयर, अंदर की तरफ, और अचालक गोले में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहां पे फॉर्मूले में आता है RQ। फॉर्मूला ढंग से याद कर लेना, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। Q की बात करते हैं, Q हमारा 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁶। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 9 × 10⁹ और बच गया RQ, R यानी रेडियस, रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² -2 क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। आई थिंक अब आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आप फटाफट कर सके, कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ यहां पर सरफेस पर, और सरफेस पर फॉर्मूला बनता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो Q की वैल्यू क्या होती है जो हमें दी हुई है, चार्ज, और चार्ज है हमारे पास 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁶। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई 9 × 10⁹ और अब बच गया हमारे पास R स्क्वायर। रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻², ठीक है। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी, तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। सॉल्व आपको करना है, सॉल्यूशन आपको करना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना आया है, ताकि पता लगे कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है या फिर कितनी स्लो है, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिखिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आप क्लास एंजॉय करते हो, आपको लगता है कि फिजिक्स आसान सब्जेक्ट है, हमें रटना नहीं पड़ेगा, रटने से बेटर हम कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है पता होगा, एक शेयर तो जरूर बनता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास में वो बेल आइकन है, और वहां पे रेड अक्षरों में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ वहां पे ठोक दीजिए, थंब से दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। बात करते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बाहर यानी आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बनता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। Q की बात की जाए, Q यानी चार्ज 1 × 10⁻⁶, 1 माइक्रोकूलम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब बच गया हमारे पास R स्क्वायर, R यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻², और ऊपर यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपको सॉल्व कर लेना
चाहिए और आई थिंक हो भी जाएगा आपसे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। जहां टफ कैलकुलेशन होती है वहां मैं खुद करवा देता हूँ। एक ये तरीके से आपका एग्जामिन है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कितनी देर में मुझे आंसर बताते हो और कितने फटाफट करते हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कैलकुलेशन में कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। और यही समय हम खराब कर देते हैं कैलकुलेशन में, गलती भी होती है, मिस्टेक भी होती है, आंसर भी नहीं आता, मिस्टेक भी करते हो, टाइम भी चला जाता है। और यही जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक्स है, वही हमें सुधारनी है, ठीक है। तो आज के ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स के अलावा आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार होने वाला है, और साथ में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने वाले। तो बड़ी फोकस के साथ पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इस टॉपिक में मैं करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सब रीजन बताने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। होता क्या है, जब हम किसी सरफेस को, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं ताकि डेरिवेशन भी यहीं से हो जाए। ये लीजिए, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ये स्फीयर जिस मटेरियल का बना है, जिस पदार्थ का ये बना है, उसके अणु, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं। ये सॉलिड स्टेट में है, ताकि जब सॉलिड स्टेट में ये रहता है तो इसकी शेप एंड साइज सेम रहती है, ठीक है, बनी रहती है। शेप एंड साइज बनी रहती है क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स से बंधे होते हैं, अंतराणविक बलों से बंधे होते हैं। तो इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बंधा हुआ है, ये बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे हुए हैं, इस वजह से इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम इस पर चार्ज देते हैं, मैंने इस पर चार्ज दिया, जैसे ही मैंने इसको चार्ज किया, चार्ज करते ही इसके सरफेस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो आवेश है वो एक समान रूप से फैल जाता है। अब इसके जो चार्ज फैलने से हुआ क्या, ये है सबसे बड़ी बात। जैसे ही चार्ज यहां पर फैलता है, चार्ज के फैलने पर यदि मैं यहां से एक पोर्शन कट कर दूं, ये लीजिए, मैंने एक एलिमेंट मान लिया, पोर्शन मैंने यहां से कट कर लिया है, ठीक है। तो एलिमेंट माना मैंने ए बी, और ये बचा हुआ जो पोर्शन है ए सी बी, बचा हुआ पोर्शन है ए सी बी, और ये वाला पोर्शन है ए बी। अब यहां से देखना चार्ज देने के बाद क्या हुआ, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। जैसे ही मैंने इस पोर्शन को यहां से काटा, काटने पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पोर्शन ए सी बी भी पॉजिटिव चार्ज है और पोर्शन ए बी भी पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे मैं यहां पे इसको काटूंगा, काटने पर ये जो बचा हुआ पोर्शन है ए सी बी, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ए बी, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों ही साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब चार्ज समान होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे ही मैं ये पोर्शन काटूंगा, ये वाला पोर्शन अपनी जगह से बाहर भागना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर के साइड, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। कौन लगाएगा? एसीबी। तो सोचो, यदि मैंने एक पोर्शन काटा तो इस पे फोर्स लगा बाहर की तरफ। क्यों लगा? क्योंकि इस पर चार्ज है। चार्ज नहीं होते तो क्या प्रतिकर्षण बल लगता? क्या रिपल्सिव फोर्स लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये एक सॉलिड स्टेट है, ठोस पदार्थ है, और इसके अणु आपस में आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में हाईली अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, बहुत ही प्रबल आकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से सभी अणु अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक साइज शेप फिक्स होती है। यही बात है ना। लेकिन जैसे चार्ज दिया, उन मॉलिक्यूलर जो फोर्स, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ यहाँ पर।
जो अणुओं के बीच में बल लग रहा था, जो इसकी शेप को बनाए रख रहा था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पे काटा, काटने पे ये पोर्शन अलग हुआ। यदि इस पर चार्ज नहीं होता तो पोर्शन काटने पे ये यहीं रहता, ठीक है, अलग होकर गिर जाता। इससे ज्यादा क्या होता, पोर्शन अपनी जगह ही होता। लेकिन इस पोर्शन AB पर प्रतिकर्षण बल कभी भी नहीं लगता, क्योंकि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की वजह से लगता है। लेकिन जैसे इस पर चार्ज दिया, चार्ज देते ही AB पोर्शन को जैसे ही मैंने काटा, AB पोर्शन के ऊपर बाहर की तरफ आउटसाइड में एक फोर्स लगने लग गया, जो कि रिपल्सिव नेचर का था, प्रतिकर्षण प्रकृति का था। क्यों? क्योंकि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ACB, इसके ऊपर भी सेम चार्ज है। तो इसका मतलब इस पोर्शन के ऊपर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, चार्ज स्पेयर है। सपोज करो मैंने तो इतना ही पोर्शन काटा है, यदि मैं कुछ और काट लेता, थोड़ा और सभी पॉइंट्स काट लेता ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यदि मैं इसके खूब सारे टुकड़े कर लेता, खूब सारे पोर्शन इसमें से मैं काट लेता, तो सभी पोर्शन पर फोर्स लगता, सभी पोर्शन एक दूसरे को प्रतिकर्षित होते, सभी काटे हुए पार्ट बाहर की तरफ भागते। तो कुछ ऐसा होता, स्पेयर अभी ऐसे पड़ा है, सभी पोर्शन दूर दूर भागते, ऐसे ऐसे भागने की कोशिश करते हैं, प्रतिकर्षित होते, मतलब एक तरीके से ब्लास्ट होकर सब भागते हैं ना, वैसा होता। तो होते क्या, सभी पोर्शन भागना चालू कर देते, मतलब सब पे फोर्स लगना चालू हो जाता, सभी के ऊपर बाहर के साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल लगता, रिपल्सिव फोर्स लगता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर उसके सभी पॉइंट्स पर एक फोर्स लगना चालू हो जाता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन कहां होता है, अभी बताया मैंने, सभी पोर्शन कहां भागते, बाहर की तरफ, सभी पोर्शन पे फोर्स लगता आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सभी पॉइंट्स पे बल लगेगा बाहर की तरफ। तो जो चार्ज करने की वजह से, मतलब किसी स्पेयर पर आवेश आने की वजह से जो बल लगने लगता है, वो बल की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है। चार्ज की वजह से जो फोर्स लगने लग जाता है, उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है, बाहर की तरफ। तो सबसे पहली बात, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ बल। ये यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, चार्ज होने पर आवेश, चार्ज होने पर किसी भी स्पेयर के सभी पॉइंट्स पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, बाहर की तरफ, याद रहेगा। अब बात करते हैं इस फोर्स की वैल्यू की। तो मैं यहां से रफ करके थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने एक स्पेयर लिया है, ये ले लिया, जिसकी रेडियस r मान लेता हूं मैं, ये रेडियस है r। यहां से एक पोर्शन मैंने ले लिया है a और b, बचा हुआ पोर्शन है ACB, और ये स्पेयर चार्ज है, ठीक है, आगे से है ये, ठीक है। टोटल चार्ज Q है, कुल आवेश कितना है, Q। लेकिन ये जो AB पोर्शन है A और B पर, इस पर चार्ज है dQ। कितना चार्ज है, dQ। पूरे स्पेयर पर, पूरे गोले पर चार्ज है Q, लेकिन ये जो पोर्शन है AB, इस पे अज्यूम करता हूं कि इस पे चार्ज कितना है, dQ। इस पोर्शन के बाहर एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर, इनसाइड द स्पेयर, ठीक है, आउटसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर, ठीक है। अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB and ACB are E1 and E2 respectively। माना ACB तथा AB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 व E2 है। E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस AB पोर्शन पे चार्ज है dQ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इस बचे हुए पे जो भी चार्ज है, वैसे टोटल चार्ज Q था, लेकिन इस बचे हुए पे ACB, इसके पर जो चार्ज बच गया है, Q में से हम dQ माइनस कर दो तो बचा हुआ चार्ज आ जाएगा ACB पर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं लिख देता हूं E2। ये पॉइंट P1 है,
ये पॉइंट P2 है। बात करते हैं पॉइंट P1 की। सो 8 पॉइंट P1 बिंदु P1। बात करते हैं बिंदु P1 की। क्या सबसे पहले बात कर लीजिए बिंदु P2 की। एक ही बात है, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं इजी बनाने के लिए, सबसे पहले बात कर देता हूं बिंदु P2 की। P2 के लिए बात करते हैं। ये पोर्शन देखो, ये वाला AB पोर्शन जो है ये इस साइड है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E1। इस E1 का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा बाहर की तरफ। हमेशा किधर होता है? बाहर की तरफ। तो दोनों पॉइंट्स में मैं डायरेक्शन बना देता हूं। AB की वजह से ये जो पॉइंट P1 है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बाहर, यानी ये नीचे बाहर, ठीक है। और इधर जो पॉइंट है उसके डायरेक्शन हो जाएगा बाहर, यानी इस साइड। पॉइंट उधर है तो बाहर उस साइड, पॉइंट इधर है तो बाहर इस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस साइड। बात करते हैं ACB, ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपका ACB, ये जो बचा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की तरफ। तो ये जो पोर्शन है इसके दोनों पॉइंट इधर है, ये वाला पॉइंट भी इस साइड है, ये वाला पॉइंट भी इस साइड है। तो ACB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू किधर हो जाएगी? इस साइड। ये भी बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी, ये भी बाहर की तरफ डायरेक्शन। समझ गए मेरी बात? आगे मेरी बात सुने। तो बात करते हैं P2 पर। सो 8 पॉइंट P2 बिंदु P2 पर EP2, दोनों डायरेक्शन देखो, E1 और E2 इस बिंदु P2 पर देखो। E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2। लेकिन कल हमने एक बात पढ़ी थी, डिस्कस की थी, बड़ी शानदार थी, और अभी भी मैंने बोला, यदि आपने नहीं भूला हो तो, कि किसी भी चार्ज स्फीयर में, आवेशित चालक गोले में अंदर की तरफ चार्ज नहीं होता। जब अंदर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। यही हमने पढ़ा था कि E in बराबर क्या होता है? जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EP2 की वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो। जीरो हो गई है तो E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी हो गई है? जीरो। और जीरो हो गई है तो E1 बराबर क्या हो गया? E2। ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये लीजिए। बात करते हैं पॉइंट P1 की। 8 पॉइंट P1 बिंदु P1 पर। अब P1 पर क्या होने वाला है? P1 की बात की जाए तो EP1 बराबर, बात करता हूं मैं E1 प्लस E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो E1 भी इस साइड में, E2 भी इस साइड में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैंने इनको ऐड कर दिया है E1 प्लस E2, ठीक है। बात करते हैं कुल विद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सपोज करो ये वाला पॉइंट, मैंने इसे बनाया तो दूर है, लेकिन ये वाला पॉइंट इस सरफेस के जस्ट पास में ही है। कहां पर है? जस्ट पास में है। जस्ट पास में यानी सरफेस पर। समझ लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जैसे ही जस्ट पास में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि सरफेस के जस्ट पास है, और सरफेस पर जस्ट पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस वाला फॉर्मूला लगा के देख लेता हूं, तो फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R स्क्वायर। आप सरफेस के जस्ट पास में लेकर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या थोड़ा दूर लेकर स्मॉल r लिख दीजिए, एक ही बात बनेगी। लेकिन मैंने कंफ्यूज ना रहे इसलिए मान लीजिए जस्ट पास में ही है। अंदर के साइड में जस्ट पास में, बाहर के साइड में जस्ट पास में। लेकिन यदि मैं यहां लगा लेता ये पॉइंट तो फिर यहां पर खिचड़ी बन जाती, और खिचड़ी बन जाती तो आप डायग्राम ढंग से समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दूर बना दिया। यही फॉर्मूला होता है। कल की डेरिवेशन जब हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, उसमें यही निकला था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। किसी भी चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ये होती है। अब देखो E1 प्लस E2 की बात की जाए तो अभी मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं, E1 प्लस E2, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे डेरिवेशन करते हैं तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं अब रफ कर देता हूं। ठीक है, बात करते हैं इधर से।
तो वैल्यू आई है मेरे पास E1 प्लस E2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो Q की जगह Q, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई r स्क्वायर है जो सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का, चालक का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी हुई 4 पाई r स्क्वायर। कभी कभी बोलते हुए हल्की फुल्की टंग ट्विस्टर मान लीजिए, कह सकते हैं पर कि कभी कभी थोड़ा सा गलत निकल जाता है, ठीक है। मैं ज्यादा एडिटिंग करना पसंद नहीं करता वीडियो में, होता है क्लास में बोलते बोलते माइंड कहीं और चला जाता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैंने आपको बोला है आपके साथ क्वालिटी और कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट दिया जाएगा आपको। बस कंडीशन एक ही है कि आप जो बताया जाए उसको फॉलो करें, पढ़े, साथ ही साथ रिवीजन करें और साथ में सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। आगे बात करते हैं E1 और E2 की। तो मैं यहाँ पे ये s तो लिखा ही नहीं मैंने, 4 पाई r स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ s। Q अपॉन s सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि इतना जरूरी था इसलिए मैंने इसको बचा के रख रखा था, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि अब हमारी डेरिवेशन आसानी से निकल कर आ जाए। अब देखिए फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ACB। किस पर लगा रहा है AB पर, क्योंकि मैंने AB पोर्शन को अलग किया तो AB पोर्शन पर बाहर के साइड फोर्स लगने लग गया, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है DQ। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो ACB है ये DQ चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि AB के पास क्या कौन सा चार्ज है DQ, चार्ज की वजह से ही तो फोर्स लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं ACB किस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है DQ। यदि किसी चार्ज पर फोर्स लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। बताया था मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था कि कोई दूसरा चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाने लग जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ACB का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इस E2 में कौन पड़ा हुआ है DQ, इसलिए इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पर फोर्स लग रहा है तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है। तो DQ चार्ज मतलब AB पोर्शन E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो E1 और E2 दोनों बराबर थे, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था अभी, ठीक है। पॉइंट P2 के लिए, पॉइंट P2 के लिए E1 और E2 दोनों बराबर आ रहे थे, तो जब बराबर आ रहे थे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ E1 E2 की जगह भी E1 की जगह भी E2 और E2 की जगह भी E2, क्योंकि E1 बराबर है E2। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट P2 के लिए हमने निकाला था E1 बराबर E2, इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये कितना हुआ 2E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो E2 की वैल्यू कितनी हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स ये जो ACB है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। फोर्स अभी भी किस पर लग रहा है DQ पर, मतलब पोर्शन AB पर फोर्स लग रहा है। फोर्स AB पर कितना लग रहा है उसके लिए बात करते हैं, AB पर लगने वाला बल, सो फोर्स एक्टिंग ऑन AB। कोई भी फोर्स जब लगता है, मैं लिख लेता हूं DF, तो फोर्स इनटू हमारा फॉर्मूला बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यही तो होता है F अपॉन Q। लेकिन मेरे पास चार्ज है DQ, तो मैंने फोर्स ले लिया है DF, तो DQ चार्ज में DF फोर्स लग रहा है किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ACB पोर्शन फोर्स लगा रहा है, और ये पोर्शन जो फोर्स लगा रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बनेगा DF अपॉन DQ। तो यहां से हम बात करते हैं DF की, ठीक है। तो DF की बात करते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं। तो DF की बात करते तो फॉर्मूला बनेगा E2 इंटू DQ। तो
तो ये फोर्स लग रहा है ए बी पोर्शन पर, मतलब ए बी पोर्शन के पास चार्ज है dq, तो मैं कह सकता हूं dq चार्ज पे फोर्स लग रहा है df, किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। वैल्यू रखता हूं तो df इक्वल्स टू T2 की वैल्यू देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dq। ठीक है, अब बात करते हैं dq से। सिग्मा का फॉर्मूला होता है q अपॉन s, q अपॉन s, ध्यान से देखना। लेकिन यदि आपके पास एरिया ds हो और चार्ज dq हो तो आप लिख सकते हैं dq अपॉन ds, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी dq अपॉन ds। तो यहां पे बात करते हैं df इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, dq की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ds, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिग्मा ds। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब डायग्राम को रफ कर देता हूं मैं। फोर्स की वैल्यू निकल गई है लेकिन मुझे टोटल फोर्स चाहिए है। ठीक है, तो मैं यहां पे बात करता हूं, सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर। इलेक्ट्रिक फोर्स है यहां पर, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक प्रेशर बनेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये वर्ड कहीं पे मिलेगा नहीं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर को बोला जाता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जब इलेक्ट्रिक फोर्स है तो प्रेशर कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। तो मैं लिख सकता हूं एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं विद्युत बल, विद्युत बल बोला जाता है। ठीक है, विद्युत बल एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, तो टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल एरिया। इस ds को मैं नीचे ले आता हूं तो टोटल एरिया हो गया है df अपॉन ds, और हमारे पास यहां पर क्या बच गया है सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर में वैल्यू आ गई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। df अपॉन ds फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है तो मैं इसको लिख देता हूं PE इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये अब हमारा फॉर्मूला आ गया है। किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को यदि आप चार्ज दे देते हैं, आवेश दे देते हैं, तो उसके सभी पोर्शन पर, सभी पॉइंट्स पर फोर्स लगने लग जाता है। उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, जिसका डायरेक्शन हमेशा होता है बाहर की तरफ। किधर होता है, बाहर की तरफ, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। याद रखिएगा, चार्ज देने के बाद सभी पॉइंट्स पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। इसके अलावा इस फॉर्मूले को और आसान बना देता हूं मैं भी, देखिए ये P का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और अभी हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां तो स्क्वायर है, मतलब यहां पे भी स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर, तो ई के ऊपर भी क्या जाएगा, स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ, ये रहा हाफ, ये और ये मिलके बनाते हैं ई स्क्वायर, को मैं लिख देता हूं ई स्क्वायर, और साथ में एप्सिलॉन नॉट बच गया है एप्सिलॉन नॉट। तो अब फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक प्रेशर का हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है। तो विद्युत दाब, सॉरी विद्युत दाब, विद्युत बल में विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, विद्युत दाब का फॉर्मूला ये होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी चालक या कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देने के बाद उसके सभी पॉइंट्स पर फोर्स लगने लग जाता है, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। ठीक है, उस फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले उस बल को कहते हैं विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहीं क्लियर हो गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, साथ में अपनी स्टडी भी करती रहनी होती है। फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपको पता है लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो भी आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी चलाते हैं वहां पर आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, हमारा टारगेट ज्यादा पूरा होगा। टारगेट पूरा होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा, मजा आएगा, कुछ अच्छी चीजें आपको बता कर जाऊंगा। ठीक है, तो इस फ्री कोचिंग का फायदा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।